अपने पिछले वीडियो में हमने द लास्ट सेशन स्टोरी को कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाइए उस वीडियो को देखिए, उससे आपको इस स्टोरी के बारे में इन डेप्थ जानकारी मिलेगी। अपने इस वीडियो में हम इसी स्टोरी पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि MCQs को डिस्कस करेंगे। दिस इज़ मी पल्लव जोशी। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द क्लास ऑफ सिंपली सॉफ्ट स्किल्स। हमारे आज का एजेंडा क्या है? हमें MCQs कवर करने हैं जो कि स्टोरीज़ के बारे में हैं। हमें कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स और फ्रेजेस को कवर करना है। साथ ही NCERT इंग्लिश कोर में जो MCQs आते हैं हम उनको भी कवर करेंगे। शुरू करते हैं उन MCQs से जो कि स्टोरी के बारे में है। हमारा पहला क्वेश्चन है, द लास्ट सेशन स्टोरी इज़ रिटन बाय। ये स्टोरी किसने लिखी है? जीन ऑस्टिन ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, अल्फोंस डॉडे ने, या इनमें से किसी ने भी नहीं? तो हम सब लोग जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है, अल्फोंस डॉडे। अगला क्वेश्चन है, अल्फोंस डॉडे वाज अ डैश राइटर। उनकी नेशनैलिटी क्या थी? वो कौन से देश से थे? अमेरिका से थे, आयरलैंड से थे, जर्मन थे या फ्रेंच थे? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंच। अल्फोंस डॉडे वाज अ फ्रेंच राइटर। इसके बाद आते हैं कि अल्फोंस डॉडे लिखते क्या थे? नॉवल लिखते थे, शॉर्ट स्टोरी लिखते थे, या कविताएं लिखते थे, या एसेज लिखते थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अल्फोंस डॉडे वाज अ नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। हम सभी को पता है कि ये जो कहानी है द लास्ट लेसन, ये किसी वॉर के ज़माने की बात है। तो वो कौन सी वॉर थी? फ्रैंको जर्मन वॉर थी, इंडो पाक वॉर थी, जर्मन अमेरिकन वॉर थी, या फिर फ्रैंको प्रशियन वॉर थी? तो ये जो कहानी है ये फ्रांस और प्रशिया के बीच की जो वॉर चल रही थी उस टाइम की है। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रैंको प्रशियन वॉर। ओके, प्रशिया कंसिस्टेड ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ। तो जो हमारा प्रशिया था वो 2-3 कंट्रीज़ को मिला के बना था। कौन कौन सी? जर्मनी थी, पोलैंड था, और ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट्स उसमें थे। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑस्ट्रिया। प्रशिया वॉज लेड बाय, प्रशिया को कौन लीड कर रहा था? सो इसका क्या आंसर होगा? एम हैमिल होगा, ब्रायन होगा, साइमंस होगा, या बिस्मार्क होगा? सो इसका करेक्ट आंसर है बिस्मार्क। एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, उनका पूरा नाम था ऑटो वॉन बिस्मार्क। ये तो हुई स्टोरी के बारे में कुछ क्वेश्चंस। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स और फ्रेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। कहानी की शुरुआत में फ्रांस घबराया घबराया स्कूल के लिए निकलता है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। तो उस दिन एम हैमिल टेस्ट लेने वाले थे पार्टिसिपल्स के बारे में पूछने वाले थे, और फ्रांस को पता नहीं था, तो उसको डर लग रहा था कि उसे डांट पड़ेगी। सो इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग का मतलब होता है एक्सट्रीमली स्केयर्ड ऑफ गेटिंग स्कोल्डेड। डांट पड़े जाने से डरना या डर लगना। ये हमारा फ्रांस है, ये थोड़ा सा डरा हुआ है कि इसको डांट पड़ेगी। द बर्ड्स वर चर्पिंग। चर्पिंग का क्या मतलब होता है? चर्पिंग का मतलब होता है चहचहाना। सुबह शाम चिड़ियाएँ जो चहचहाती हैं उसके लिए जो शब्द होता है वो होता है चर्पिंग। कुछ और सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? ट्वीटिंग, ट्विटरिंग, चीपिंग। ट्विटर का सिंबल अगर आपको याद हो तो चिड़िया है, राइट? तो वो इसी से निकला है, ट्विटरिंग। थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल। तो टाउन हॉल क्या होता है? अ बिल्डिंग फॉर लोकल गवर्नमेंटल ऑफिस एंड पब्लिक गैदरिंग। सो किसी भी शहर में या गांव में वो बिल्डिंग जहाँ पे गवर्नमेंट के ऑफिस होते हैं और जहाँ पे पब्लिक की गैदरिंग भी हो सकती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? टाउन हॉल। शहर की सोवियत। देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। सो जब फ्रांस आगे बढ़ता है तो देखता है कि टाउन हॉल के बाहर जो बुलेटिन बोर्ड लगा है उसमें उसके सामने भीड़ जमा है। तो बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? एक ऐसा बोर्ड जिसमें हमारी कुछ जानकारी होती है, नोटिस होते हैं। तो अ नोटिस बोर्ड, सूचना पट। जब वो आगे बढ़ता है तो उसको कौन आवाज़ लगाता है? ब्लैकस्मिथ वॉक्टर। ब्लैकस्मिथ क्या होता है? अ पर्सन हु मेक्स एंड रिपेयर्स थिंग्स मेड ऑफ आयरन। ऐसा व्यक्ति जो लोहे से बनी हुई चीज़ों की मरम्मत करता है या लोहे से चीज़ें बनाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्लैकस्मिथ या लोहार।
और लोहार किसके साथ होता है? अपने अप्रेंटिस के साथ. हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस. सो लोहार के साथ एक व्यक्ति होता है जो उसका काम सीखना चाहता है. ये व्यक्ति इसका काम सीखना चाहता है, इसकी स्किल सीखना चाहता है. तो अप्रेंटिस कौन होता है? अ पर्सन हु वर्क्स फॉर समवन फॉर लर्निंग देयर स्किल. चेला जिसको बोलते हैं. इसके कुछ सिनोनिम्स होते हैं: प्यूपिल, असिस्टेंट, ट्रेनी, बिगनर, एट्सेट्रा. वॉक्टर क्या कहता है फ्रांस से? यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम. सो प्लेंटी ऑफ टाइम का क्या मतलब होता है? प्लेंटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा. सो प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब होता है इनफ टाइम. फ्रांस, तुम्हारे पास स्कूल पहुंचने के लिए पर्याप्त समय है. जैसा इस घड़ी में दिखाया गया है कि ऊपर से नीचे रेत को जाने में पर्याप्त समय लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा. प्लेंटी ऑफ टाइम. सो प्लेंटी ऑफ टाइम का क्या मतलब है? इनफ टाइम, पर्याप्त समय. इसके बाद फ्रांस दौड़ते दौड़ते पहुंचता है एम हैमल के छोटे से गार्डन में, एंड ही इज़ आउट ऑफ ब्रेथ. आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब क्या होता है कि एक्सरसाइज के बाद या दौड़ने के बाद हम हांफने लग जाते हैं, हमें सांस लेने में मुश्किल होती है. तो यही आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब होता है. ब्रीदिंग विथ डिफिकल्टी. क्लास में क्या होता था? लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन. इन यूनिसन का मतलब होता है एक साथ. जैसे बचपन में याद है जब टीचर्स स्कूल में क्लास में आती थी तो हम कैसे बोलते थे? गुड मॉर्निंग मैम. सो हम लोग सब लोग मिलके एक साथ बोलते थे. सो जो एक साथ मिलके जो बोलना होता है उसको क्या कहते हैं? इन यूनिसन, टुगेदर, एक साथ, एट द सेम टाइम, एक समय पर. आई हैड काउंटेड ऑन. काउंटेड ऑन का क्या मतलब होता है? निर्भर होना. जैसे हम सभी का कोई ना कोई एक फ्रेंड ज़रूर होता है जिसपे हम निर्भर होते हैं कि यार वो एग्ज़ाम से पहले हमारी ज़रूर मदद करेगा या करेगी. सो वी काउंट ऑन दैट फ्रेंड जो हमारे एग्ज़ाम से पहले हेल्प करेगा. तो काउंट ऑन का मतलब होता है निर्भर होना, डिपेंड होना. ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन. कमोशन का मतलब होता है शोरगुल होना, शोर शराबा होना, ग्रेट नॉइज़. फ्रांस जब स्कूल पहुंचने वाला था तो वो सोच रहा था कि यार खूब शोर शराबा होगा और उसी का फ़ायदा उठा के मैं अपनी डेस्क पे पहुंच जाऊंगा. सो कमोशन का मतलब होता है शोर शराबा. इसके कुछ सिनोनिम्स होते हैं: रकस, डिस्टर्बेंस, ह्यू एंड क्राई. बट दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. सो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ होती हैं, इनफैक्ट हमारी कंट्री में भी संडे को ऑफिसेज बंद रहते हैं, स्कूल्स बंद रहते हैं, कॉलेजेस बंद रहते हैं. तो संडे जो होता है वो काफ़ी शांत होता है. संडे मॉर्निंग काफ़ी शांत होती है. तो क्वाइट एज संडे मॉर्निंग का मतलब अनयूजुअली क्वाइट. अब जब फ्रांस अपने होश संभालता है क्लास में तो देखता है कि क्लास में बूढ़े लोग भी बैठे हुए हैं. हाउजर बैठे हुए हैं. हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एजेस. सो थम्ड एट द एजेस का मतलब क्या है कि उनके पास जो प्राइमर था, जो पुरानी बुक थी, उसके जो पन्ने थे वो एजेस पे मुड़ गए थे बार बार यूज़ करने की वजह से. सो थम्ड एट द एजेस का मतलब होता है वॉर्न एट द एजेस ड्यू टू एक्टिव यूज़. बार बार यूज़ करने के कारण जो उसके एजेस हैं वो मुड़ तुड़ गए. वॉट अ थंडर क्लैप दोज वर्ड्स वर फॉर मी. सो थंडर क्लैप का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है वज्रपात. लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज़ किया गया है कि थंडर क्लैप अचानक से होता है. सो ऐसे ही जो वर्ड्स थे फ्रांस के लिए वो अनएक्सपेक्टेड थे. सो द वर्ड्स वर अनएक्सपेक्टेड एज अ थंडर क्लैप, जिसकी वजह से फ्रांस का चेहरा ऐसा बन गया. ओ द रेचेस, दैट वॉज वट दे हैड पुट अप एट द वॉल एट द टाउन हॉल. सो ये किसके बारे में कहा जा रहा है? उन लोगों के बारे में जिन्होंने नोटिस पुटअप किया होगा टाउन हॉल में. सो उनके लिए क्या शब्द यूज़ कर रहा है फ्रांस? रेचेस, एक अभागा व्यक्ति, एक मिजरेबल पर्सन जिसको एक ख़राब नोटिस लगाना पड़ा नोटिस बोर्ड पे. तो द रेचेस का मतलब होता है मिजरेबल पर्सन, अभागा व्यक्ति. एक बच्चा है, इसका खिलौना छीन लिया गया है तो ये अभागे व्यक्ति की तरह दिख रहा है. इसका एक सिनोनिम होता है अनफॉर्चुनेट. My books that had seemed such a nuisance a while ago. Nuisance का मतलब होता है बाधा. तो फ्रांस को अपनी जो बुक्स थी वो शुरुआत में तो बाधाओं की तरह लग रही थी, पर बाद में उसे लगा कि यार आज मेरा लास्ट सेशन है तो मैं अपनी इन किताबों को कैसे छोड़ सकता हूँ. सो न्यूसेंस का मतलब होता है बाधा, ऑब्स्टिकल, ऑब्स्ट्रक्शन या
hindrance. It was in honor of this last session that he had put on his fine Sunday clothes. So यहाँ पे एम हैमल की बात हो रही है कि उन्होंने अपने लास्ट सेशन को ऑनर करने के लिए संडे क्लोथ्स पहने थे. संडे क्लोथ्स कौन से होते हैं? जो हमारे बेस्ट क्लोथ्स होते हैं, बेस्ट और न्यूएस्ट क्लोथ्स, जो हम सिर्फ स्पेशल ओकेजन पे पहनते हैं, मामा की शादी में और दोस्त की सगाई में, तो वो हमारे क्या होते हैं? संडे क्लोथ्स होते हैं. शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. पुट ऑफ का क्या मतलब होता है? टाल देना, पोस्टपोन कर देना. आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, तो वी आर पुटिंग ऑफ. इसका सिनोनिम क्या होता है? डेफर, डिले. तो हम ये भी कह सकते हैं शी डेफर्स लर्निंग टिल टुमारो, या शी डिलेज लर्निंग टिल टुमारो. वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद. रिप्रोच का मतलब होता है धिक्कारना, किसी को डांटना. टू ब्लेम समबडी. जैसे लेडी है, ये डॉग को डांट रही है, घर में चोरी हो गई, सब तुम्हारी वजह से हुआ, चोर आए, तुम सोते रह गए. राइट. सो सिनोनिम्स इसके क्या हो सकते हैं? रिब्यूक, स्कोल्डिंग, रेप्रीमेंड. ये सब किसके सिनोनिम्स हैं? रिप्रोच के. As long as they hold fast to their language. Hold fast का मतलब होता है किसी चीज में यकीन बनाए रखना. Believe in और adhere to a principle. जैसे ये लोग हैं, इन लोगों ने एक दूसरे का हाथ थामा हुआ है. They are holding fast to each other's hand. So ये hold fast का मतलब होता है कि अपनी किसी चीज में यकीन बनाए रखना. एम हैमिल कहते हैं कि तुम अपनी भाषा में यकीन बनाए रखो. As long as you hold fast to your language, no one will be able to enslave you. And to put it all into our heads at one stroke. One stroke का मतलब होता है एक ही बार में. जैसे यहाँ पे इसने हैमर मारा एक बार में और ये चकनाचूर हो गया. राइट. सो बाय अ सिंगल एक्शन हैविंग इमीडिएट इफेक्ट. एक ही बार में इमीडिएट इफेक्ट होता है किसी चीज का, तो हम कहते हैं एट वन स्ट्रोक. वीव ला फ्रांस. वीव ला फ्रांस का मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस. जैसे मेरे ख्याल से हम लोग क्या जय हिंद बोलते हैं, वैसे ही वहाँ पे बोलते हैं वीव ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस. तो ये तो बात थी कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स और फ्रेजेस की. अब आ जाते हैं हम अपनी इंग्लिश कोर में. ओके. सो इसमें जो पहले दो जो क्वेश्चन हैं उनमें कुछ पैसेज, एक पैसेज है और पैसेज के बाद हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए. ठीक है. पहला पैसेज है पुअर मैन. It was in honor of this last session that he had put on his fine Sunday clothes. And now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry, too, that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. तो ये तब की बात है जब फ्रांस को पता लगता है कि आज फ्रेंच का लास्ट सेशन है, और इसी वजह से एम हैमिल ने अपने संडे क्लोथ, सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं. और जो विलेजर्स हैं, ओल्ड मैन हैं विलेज के, वो भी इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उन्हें बुरा लग रहा है कि वो स्कूल में ज़्यादा दिन तक पढ़ नहीं पाए. दे आर पेइंग देयर रिस्पेक्ट टू द मास्टर एम हैमिल एंड ऑल्सो टू देयर कंट्री. तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई डज द नैरेटर रेफर टू एम हैमिल एज अ पुअर मैन? तो इसका जो आंसर है ये पहली लाइन में छुपा हुआ है. पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट सेशन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स. सो फ्रांस जो है वो क्यों कह रहा है इनको पुअर मैन, अभागा व्यक्ति? क्योंकि उन्होंने अपने लास्ट सेशन के लिए, लास्ट सेशन के ऑनर के लिए उन्होंने अपने संडे क्लोथ्स पहने. सो इसके ऑप्शंस जो हैं उनमें जो सी ऑप्शन है, ही फील्स सॉरी फॉर एम हैमिल एज इट वॉज हिज लास्ट फ्रेंच सेशन. सो वो सॉरी फील कर रहा है एम हैमिल के लिए कि उनका लास्ट फ्रेंच सेशन है, इसीलिए वो उनको पुअर मैन बुला रहा है. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. Which of the following idioms might describe the villagers' act of attending the last session most accurately? So इनमें से कौन सा idiom ये बताता है कि जो विलेजर्स हैं वो उस दिन क्यों अटेंड कर रहे थे सेशन? पहला है टू गुड टू बी मिस, टू गुड टू मिस. इसका मतलब होता है कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसको आप मिस नहीं करना चाहते हैं. लेट्स से आपको डिज्नीलैंड का फ्री टिकट मिल रहा है, तो इट्स टू गुड टू मिस, राइट. सेकेंड है टू लिटिल टू लेट. मान लीजिए कहीं बाढ़ आई है, ओके, और बाढ़ को
ख़त्म हुए हो गए हैं 2 हफ्ते, बाढ़ से लगभग 50,000 लोग अफेक्ट हुए थे, और जो राशन की सामग्री भेजी गई है वो 1,000 लोगों के लिए भेजी गई है, वो भी 2 हफ्ते बाद. सो बहुत कम है, बहुत देर में है. सो इट्स टू लिटिल टू लेट. थर्ड है टू मैनी क्रुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ. इसका मतलब ये कि जब बहुत सारे लोग किसी काम में लगते हैं तो काम ही खराब हो जाता है. एंड लास्ट इज टू कूल फॉर स्कूल. इसका मतलब होता है कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़्यादा. तो इन चारों में जो सेकंड वाला है टू लिटिल टू लेट, ये सबसे ज़्यादा एप्ट है, क्योंकि जो हमारे विलेजर्स थे, ओल्ड विलेजर्स, वो आए तो सेशन में पर बहुत देर में आए, और शुरुआत में जब आए तो थोड़ी देर के लिए आए. सो टू लिटिल टू लेट. चूज द ऑप्शन दैट माइट रेज अ क्वेश्चन अबाउट एम हैमिल्स फेथफुल सर्विस. सो एम हैमिल जो थे हमारे बहुत ज़्यादा फेथफुल थे अपने काम के प्रति, लेकिन वो कौन सा स्टेटमेंट है जिससे ऐसा लगता है कि भाई वो फेथफुल नहीं थे, कुछ गड़बड़ी उन्होंने भी करी थी. सो फर्स्ट इज व्हेन फ्रांस केम लेट, एम हैमिल टोल्ड हिम दैट ही वाज अबाउट टू बिगिन क्लास विदाउट हिम, व्हिच इज़ ओके. मतलब कोई स्टूडेंट लेट में आए तो क्लास टीचर ने पहले ही क्लास शुरू कर दी, कोई बात नहीं. फ्रांस मेंशन्ड हाउ क्रैंकी एम हैमिल वाज एंड हिज ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल. तो इसका भी फेथफुल सर्विस से तो कुछ भी लेना देना नहीं है. M. Hamill often sent students to water his flowers and gave a holiday when he wanted to go fishing. तो M. Hamill पढ़ाते थे वैसे स्टूडेंट्स को, लेकिन उन्हीं स्टूडेंट्स से कहते थे कि भाई पौधों में पानी भी डाल दो, और उनको छुट्टी दे देते थे जब M. Hamill को फिशिंग जाना होता था. तो ये देख के लग रहा है कि भाई बिल्कुल फेथफुल सर्विस नहीं थी, कहीं कहीं उन्होंने भी कुछ गड़बड़ी करी थी. M. Hamill permitted villagers put their children to work on a farm or at the mills for some extra money. So इसमें तो M. Hamill का कोई हाथ नहीं था, पेरेंट्स खुद ही भेजते थे अपने बच्चों को. So जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी. M. Hamill often sent students to water his flowers and gave a holiday when he wanted to go fishing. Choose the option that most appropriately fills the blanks or for the following description of the given extract. Choose the option that most appropriately fills in the blanks for the following description of the given extract. So हमारे सामने कुछ sentences हैं और इसके बाद हमारे पास कुछ options हैं. So इन sentences में जो blanks हैं हमको उनमें correct option fill करना है. The villagers and their children sat in class forging with their old master a blank togetherness. In that moment, the classroom stood blank. It was France itself, and the last French lesson, a desperate hope to blank to the remnants of what they had known and taken for granted, their own blank. So, इसका जो correct answer है that will be option D. चलिए देखते हैं कैसे. Villagers and their children sat in class, forging with their old master a forgotten togetherness. So togetherness का मतलब होता है एकजुटता. So forgotten का मतलब जो भूले जा चुकी हो. So ये जो बच्चे थे, बूढ़े थे, ये सब आपस में एकजुट होकर रहना एक तरीके से भूल चुके थे. लेकिन इस क्लास के बाद सब लोग एक तरीके से एकजुट हो गए. In that moment, the classroom stood transformed. So classroom जो था वो अपने आप में बदल चुका था. It was France itself and the last French lesson, a desperate hope to hold on. Hold on का मतलब पकड़ना या उसी चीज़ पे रुक जाना या रुके रहना. Hold on to the remnants of what they had known and taken for granted. Remnants मतलब जो भी बचा हुआ हो. So hold on to the remnants of what they had known and taken for granted. कुछ ऐसी चीज़ थी जिसका कुछ ही हिस्सा बचा था जो उन्होंने for granted ले लिया था. So they wanted to hold on to that. Their own identity. उनकी अपनी जो identity थी उसको ही उन्होंने for granted ले लिया था और अब वो उसको hold on करना चाहते थे. तो हमारा करेक्ट पैसेज हो जाएगा The villagers and their children sat in class forging with their old master a forgotten togetherness. In that moment, the classroom stood transformed. It was France itself and the last French lesson, a desperate hope
to hold on to the remnants of what they had known and taken for granted, their own identity. बढ़ते हैं अगले पैसेज की ओर. M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Then he opened a grammar book and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it, and he said, seemed so easy, so easy. So, पहला क्वेश्चन है, which of the following can be attributed to M. Hamel's declaration about the French language? तो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में M. Hamel जी ने जो भी कहा, इनमें से हम क्या बता सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे थे? One is subject expertise, second is nostalgic pride, third is factual accuracy, and fourth is patriotic magnification. Subject expertise का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में ज्ञान होना. Okay. Second is nostalgic pride, किसी चीज़ को सोच के याद करना और उसमें pride feel करना. Third is factual accuracy, and fourth is patriotic magnification. So उस दिन जो मिस्टर M. Hamel थे, उनके अंदर जो patriotism था वो उबाल मार रहा था. तो तभी वो कहते हैं कि इट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. भाई ठीक है, फ्रेंच बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बट हाउ इज़ इट द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड? ये कैसे कोई बता सकता है? सो क्योंकि वो अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा पेट्रियोटिक थे, तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज को मैग्नीफाई कर दिया. तो इट इज़ पेट्रियोटिक मैग्निफिकेशन. सेकेंड इज रीड द कोट्स बिलो, चूज द ऑप्शन दैट माइट बेस्ट डिस्क्राइब M. Hamel's व्यू पॉइंट. हमारे पास 4 कोट्स हैं, हमको उनको पढ़ के बताना है कि कौन सा ऐसा कोट है जो M. Hamel जी के व्यू पॉइंट को बेस्ट कन्वे करता है या बेस्ट डिस्क्राइब करता है. फर्स्ट इज दोज हु नो नथिंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस नो नथिंग ऑफ देयर ओन. तो ऐसे लोग जिन्हें फॉरेन लैंग्वेजेस के बारे में नहीं पता होता है, उन्हें अपनी लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं पता होता. ऐसा तो M. Hamel कुछ कह नहीं रहे थे, वो तो सिर्फ फ्रेंच की तारीफ कर रहे थे. सेकेंड इज लैंग्वेज इज द रोड मैप ऑफ अ कल्चर. इट टेल्स यू वेयर इट्स पीपल कम फ्रॉम एंड वेयर दे आर गोइंग. सो M. Hamel कहते हैं कि जब तक तुम्हारे पास तुम्हारी लैंग्वेज है, तब तक तुम्हें कोई इंस्लेव नहीं कर सकता है. मतलब तब तक तुम अपना कल्चर बचा के रख सकते हो. और ऐसा ही कुछ इस कोट में भी बताया गया है. लैंग्वेज इज़ द रोड मैप ऑफ अ कल्चर. किसी कल्चर का जो रोड मैप होता है वो भाषा होती है उसकी. इट टेल्स यू वेयर इट्स पीपल कम फ्रॉम एंड वेयर दे आर गोइंग. ये बताता है कि भाई वो लोग कहाँ से आए हैं और कहाँ को जा रहे हैं. उनकी पूरी हिस्ट्री बताता है और उनका फ्यूचर भी बता देता है एक तरीके से, उनकी जो लैंग्वेज होती है. थर्ड इज अ पुअर मैन इज लाइक अ फॉरनर इन हिज ओन कंट्री. सो पुअर मैन की तो कोई बात ही नहीं हुई थी इस पूरे चैप्टर में. The greatest propaganda in the world is our mother tongue. That is what we learn as children and which we learn unconsciously. That shapes our perception of life. तो M. Hamel ने लैंग्वेज की बात तो करी, बट उन्होंने कभी भी ये नहीं बताया कि भाई आप बचपन से एक लैंग्वेज सीखोगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा आपके परसेप्शंस पे. सो जो मोस्ट एप्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 2 कि language is the roadmap of a culture. It tells you where its people come from and where they are going. I was amazed to see how well I understood it. तो यहाँ पे बात हो रही है फ्रांस की, जिसने जो ग्रामर का लेसन था वो बहुत जल्दी समझ लिया, बहुत आसानी से समझ लिया. Select the option that does not explain why France found the grammar lesson easy. So हमें वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो ये एक्सप्लेन नहीं करता है कि उसको ईजी क्यों लगा. फर्स्ट इज फ्रांस वॉज पेइंग अटेंशन, केयरफुल अटेंशन इन द क्लास दिस टाइम. सो जाहिर सी बात है, कोई केयरफुल अटेंशन अगर क्लास में देगा तो उसको समझ में आएगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता. M. Hamel वॉज बीइंग एक्सट्रीमली पेशेंट एंड काम इन हिज टीचिंग. ये फ्रांस ने बताया कि उस दिन जो हमारे M. Hamel जी थे वो बहुत ज़्यादा धैर्यवान होकर पढ़ा रहे थे, बहुत ज़्यादा काम थे, पेशेंट थे. तो ये भी नहीं है. France was inspired and had found a new meaning and purpose to learning. So उस दिन फ्रांस को रियलाइज़ हुआ कि भाई वो लर्निंग को हमेशा डिले करता था अपनी लाइफ में, अब उसको डिले नहीं करना चाहिए, तो ये भी सही है.
फ्रांस हैड रियलाइज दैट फ्रेंच वॉज द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज. अब इसके जल्दी सीखने से और ज़्यादा सीखने से कोई भी रिलेशन नहीं है. ये तो केवल एम हैमिल ने बताया था कि भाई फ्रेंच जो है सबसे ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है, बट ये फ्रांस को समझ में थोड़ी ना आया था. सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी. फ्रांस हैड रियलाइज दैट फ्रेंच वॉज द क्लियरेस्ट and most logical language, and it does not explain why France found the grammar lesson easy. France was able to understand the grammar lesson because he was receptive, appreciative, introspective and competitive. Receptive मतलब ध्यान से सुनना, ध्यान देना चीज़ों को लेकर, रिसेप्टिव होना चीज़ों को, रिसीव करना अच्छे से. अप्रिशिएटिव मतलब तारीफ़ करना, जो तारीफ़ करने से ज़रूरी थोड़ी ना कि हमको वो चीज़ समझ में आ जाए. इंट्रोस्पेक्टिव मतलब अपने अंदर झांकना, और कॉम्पिटिटिव मतलब औरों से कंपटीशन करना. तो कोई टेस्ट तो हो नहीं रहा था उस दिन, तो फ्रांस उस दिन बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव था, जिसकी वजह से उसे ग्रामर लेसन बड़े आसानी से समझ में आ गया. तो इसका आंसर जो है दैट इज रिसेप्टिव. France saw a huge crowd assembled in front of the bulletin board but did not stop. How would you evaluate his reaction? तो फ्रांस जब स्कूल जा रहा था तो टाउन हॉल के बाहर उसने देखा कि बुलेटिन बोर्ड पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, लेकिन वो रुका नहीं. क्यों नहीं रुका? क्योंकि स्टोरी में वो आगे बताता है कि भाई जो जितनी भी ख़राब खबरें आती थी, जैसे कोई नया रूल आ गया या फिर किसी लॉस्ट बैटल्स की जानकारी है, वो सब कहाँ से आती थी? बुलेटिन बोर्ड से, राइट. तो देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं. फ्रांस वॉज टू लिटिल टू केयर अबाउट द न्यूज़ ऑफ लॉस्ट बैटल्स. फ्रांस को फ़र्क नहीं पड़ता था कि भाई फ्रेंच जो फ्रांस है वो हारा या जीता है. नोबडी इन फ्रांस फैमिली वॉज इन द आर्मी सो इट डिड नॉट मैटर. ऐसा तो कहीं है नहीं कि फ्रांस की फैमिली से कोई आर्मी में था या नहीं. बैड न्यूज़ हैड बिकम वेरी नॉर्मल सो ही वेंट अबाउट हिज टास्क. ये करेक्ट है क्योंकि फ्रांस समझ गया था कि जितनी भी ख़राब न्यूज़ आनी है वो सारी बुलेटिन बोर्ड से ही आनी है. तो उसको लगा भाई उस दिन भी कोई बैड न्यूज़ ही होगी, इसीलिए इतने सारे लोग भीड़ लगा के खड़े हैं. सो द करेक्ट आंसर इज बैड न्यूज़ हैड बिकम वेरी नॉर्मल so he went about his task. There was usually great bustle and noise when school began, but it was all very quiet. Which of the following describes Franz's emotion most accurately? So उस दिन जब फ्रांस स्कूल जा रहा था तो वो डरा हुआ था और वो सोच रहा था कि यार शोर शराबा होगा, उसके बीच में चुपचाप मैं अपनी डेस्क तक पहुंच जाऊंगा. लेकिन ऐसा हुआ नहीं, स्कूल तो बहुत ज़्यादा शांत था. इट वॉज ऑल वेरी क्वाइट. तो फ्रांस के अंदर कौन से इमोशंस आए? तो पहला तो भाई वो डिसअपॉइंट हुआ कि यार मैं तो भीड़ भड़क्का सोच के आ रहा था स्कूल, या तो स्कूल में एकदम शांति छाई हुई है. तो एक तो डिसअपॉइंटमेंट हुआ. दूसरा उसको एंग्जाइटी हुई कि यार आज तो लग रहा है एम हैमिल मुझे अच्छे से उड़ाई देंगे. सो ये दो इमोशंस थे जो उस टाइम फ्रांस के अंदर आए, डिसअपॉइंटमेंट एंड एंग्जाइटी. सो द करेक्ट आंसर इज बी, disappointment and anxiety. I never saw him look so tall. Which of the following best captures M. Hamill on the last day of school? So, M. Hamill जो थे उनकी पर्सनालिटी उस लास्ट दिन कैसी थी? क्रैंकी, मिजरेबल, डेडिकेटेड या रिजाइंड? पेशेंट थे, डिग्निफाइड थे, इमोशनल थे, करेजियस थे, काम थे, नॉस्टैल्जिक थे, डिसअपॉइंटेड थे, पैट्रियोटिक थे, प्राउड थे, रिप्रोचफुल थे, परसिस्टेंट थे, हीरोइक थे? सो उस दिन जो हमारे एम हैमिल हैं, ये तो क्लियर है कि उस दिन उन्होंने बहुत ज़्यादा पेशेंट होके पढ़ाया बच्चों को, तभी हमारे फ्रांस को सब कुछ आसानी से समझ में भी आ गया. और बहुत ज़्यादा वो डिग्निफाइड थे, मतलब उन्हें इस चीज़ का दुख नहीं था कि भाई उन्हें निकाला जा रहा है. उन्हें डिग्निटी थी इस चीज़ की, उन्होंने इतने साल पढ़ाया, 40 years पढ़ाया इस स्कूल में. इमोशनल थे क्योंकि उन्हें ख़राब लग रहा था कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो फ्रांस के लोगों से छीनी जा रही है. और करेजियस भी थे क्योंकि उन्होंने लास्ट में क्या लिखा? वीव ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस. बाहर जा रहे हैं प्रशिया के सोल्जर्स और वो लिख रहे हैं बोर्ड पे वीव ला फ्रांस. सो दैट इज अ वेरी करेजियस एक्ट. सो द करेक्ट आंसर वुड बी पेशेंट, डिग्निफाइड, इमोशनल एंड करेजियस. Look at the table below. Column A provides instances from the story The Last Lesson. Column B provides titles of some famous English language poems. Choose the option that correctly matches items of column A with column B. So column A में हमारे पास The Last Lesson के कुछ instances हैं और column B में हमारे पास कुछ poems के name हैं.
हमें ये देखना है कि ये जो इंस्टेंस है ये किस पोम के साथ बेस्ट रिलेट हो रही है. हमारा फर्स्ट है, एम हैमिल डिस्ट्रीब्यूटेड न्यू कॉपीज दैट लुक्ड लाइक लिटिल फ्रेंच फ्लैग्स एंड एंडेड द क्लास विद एन एम्फेटिक वीव ला फ्रांस. सो ये यहाँ पे कुछ बात हो रही है देशभक्ति की, है ना, कि एम हैमिल नई नई कॉपीज़ लाए, उसमें उन्होंने फ्रांस एल्जास लिखा था और लास्ट में उन्होंने लिख दिया वीव ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस. तो यहाँ पे कुछ देशभक्ति की बात हो रही है. देखते हैं किस पोम में देशभक्ति की बात हो रही है. रिमोर्स इज मेमोरी अवेक, नहीं ये तो बिल्कुल भी नहीं. अ हाउस कॉल्ड टुमारो, ये भी, यहाँ भी कुछ देशभक्ति की बात नहीं हो रही है. इसके बाद फॉर हुम द बेल टोल्स, यहाँ भी देशभक्ति की बात नहीं हो रही है. डू नॉट गो जेंटल इन टू दैट गुड नाइट. सो यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई लोगों से कहा जा रहा है कि अपने कंफर्ट जोन में मत रहो, अपने, तुम सोने तो जा रहे हो लेकिन बिल्कुल जेंटल मत रहो, गुड नाइट सोच के मत सोने जाओ. तो यहाँ पे भी एम हैमिल जो थे वो लोगों के अंदर एक अलग जगा रहे थे देशभक्ति की, कि यार ठीक है अभी तो जो हो गया लेकिन हमको अपनी कंट्री को, अपनी लैंग्वेज को नहीं भूलना है. तो ये जो इंस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा रिलेटेड है इस लाइन से, डू नॉट गो जेंटल इन टू दैट गुड नाइट. सेकेंड इज हॉजर सैट एट द एंड ऑफ द क्लास thumbing his primer, desperately trying to learn with the children even as he cried. So हॉजर जो थे उन्हें एक तरीके से ग्लानी हो रही थी ये सोच के कि उन्होंने बचपन में पढ़ाई नहीं करी और वो डेस्परेटली बच्चों के साथ पढ़ना चाहते थे बैठ के. तो उन्हें एक आत्मग्लानी हो रही थी अपना पास्ट का सोच के. तो रिमोर्स इज मेमोरी अवेक, ये वाला जो पोम टाइटल है ये सबसे ज़्यादा रिलेटेड है हमारे सेकेंड इंस्टेंस के साथ. M. Hamel shared how Alsace always put off learning and how its people always thought they had plenty of time. So Alsace के जो लोग थे वो अपनी लर्निंग को हमेशा डिले कर देते थे, उनको हमेशा लगता था कि उनके पास बहुत समय है. ठीक है, तो इससे सबसे ज़्यादा कौन सा रिलेट हो रहा है, अ हाउस कॉल्ड टुमारो, क्योंकि ये जो लोग थे सोचते कि सब कल हो जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है. और लास्ट हमारा कौन सा ऑप्शन बचता है, क्लास एंडेड व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. जब चर्च की क्लॉक में 12 बजे तब क्लास एंड हुई. तो उस टाइम क्लॉक्स तो शायद नहीं होती होंगी, उस टाइम वो बजते होंगे टन टन बेल्स. सो फॉर होम द बेल टोल्स. सो ये जो थर्ड है टाइटल पोम का, ये सबसे ज़्यादा रिलेट हो रहा है इस फोर्थ के साथ. तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट का डी, सेकेंड का ए, थर्ड का अ हाउस कॉल्ड टुमारो एंड फोर्थ का फॉर हुम द बेल टोल्स. इसी के साथ आ जाते हैं आज के लास्ट स्लाइड पर. आई एम ग्लैड आपने वीडियो लास्ट तक देखा एंड आई एम श्योर आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा. आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए. इससे अगर आपको फ़ायदा हो रहा है, अगर आपको लगता है कि आपके एग्ज़ाम्स में आपका फ़ायदा होगा, तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए और मेहनत करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए. हार्ड वर्क विल डेफिनेटली पे ऑफ. PJ Bhaiya is signing off and you people have a happy learning.